स्टार्ट करते हैं। बाकी जो है वो वैसे भी रिकॉर्डेड सेशन तो मिल ही जाएगा, अगर कोई ज्वाइन करना होगा तो फिर वो ज्वाइन कर लेगा। तो आप ऑलरेडी मेरा जो है वो इंट्रो और एकेडमी का इंट्रो सब जान चुके हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना जो है वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मुझे ये बताना है कि हमारे पास जो है अब वो आपकी जो बाकी बुक्स होते हैं, ठीक है, वो सिंथ टेक्स्ट बुक की होती है, मैथ्स वगैरह फिजिक्स वगैरह इस तरीके से। बट हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस की आपकी बुक है वो एक प्राइवेट पब्लिशर की है, जो कि है इकरा पब्लिशर। तो अब आप लोग जो है वो मैंने ड्राइव लिंक सेंड की हुई थी ग्रुप में, आपको वो ड्राइव लिंक जो है वो मिली थी, क्योंकि उसमें मैंने तमाम बुक्स का जो है वो पीडीएफ अपलोड किया हुआ था। हमेशा जो है वो इंट्रो से की जाती है, इसीलिए मैं भी जो है वो इंट्रो से ही स्टार्ट करवाऊंगी। सबसे पहले ये है कि हमारे पास कंप्यूटर का जो नाम है, ठीक है, जो हम कंप्यूटर कंप्यूटर कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो किस से ड्राइव हुआ है? वो ड्राइव हुआ है हमारे पास वर्ड कम्यूट से। ठीक है, कंप्यूट से जो है वो हमारे पास ये ड्राइव हुआ है। अब कंप्यूट का ये जो वर्ड है, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है? इसका मतलब हमारे पास होता है कैलकुलेट करना। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये है कि कैलकुलेट करना, कोई भी कैलकुलेशन हो गई तो उसे हम कह रहे होते हैं कंप्यूट। अब क्योंकि हमारे पास जिस मशीन का काम कैलकुलेशन करना हो, ठीक है, तो उसे उस वक्त के दौर के मुताबिक कंप्यूटर कह दिया गया। अब उस जमाने में जो है वो काफी लोगों को हिसाब किताब लगाने में मुश्किल होती थी। अगर हम थोड़े से कैलकुलेशन की बात करते हैं तो वो इजीली हो जाता है, लेकिन जब कैलकुलेशन हमारे पास बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो कोई एक पर्सन इतना आराम से इतने कम टाइम में नहीं कर सकता। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, लोगों को पॉपुलेशन का हिसाब किताब लगाना था, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों का हिसाब किताब रखना था, जो कि एक पर्सन को करना, या अगर इंसान करने भी बैठे ना, अगर लाखों हिसाब किताब हो तो वो करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए उन दौर में ये सोचा गया कि क्यों ना ऐसी एक मशीन बनाई जाए जो कि हमारे हिसाब किताब को आसान कर दे। तो इसी वजह से कंप्यूटर का नाम जो है वो कंप्यूट से निकला। ठीक है, क्योंकि इनिशियल पर्पस यही था कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तमाम इसी में आ रहे होते हैं। तो सिर्फ इनिशियल पर्पस यही था कि हमें बस यही तमाम ऑपरेशन जो हैं वो बहुत ज्यादा कम टाइम पर स्पीड के साथ करने हैं, तो इसीलिए कंप्यूटर को बना दिया गया। लेकिन फिर जैसे जैसे वही बात के वक्त गुजरता जाता है तो जो इस्तेमाल है वो भी बढ़ती चली जाती है, और बहुत सारे ऐसे टास्क सामने आने लगे जो कि हमारे पास जरूरत थी कंप्यूटर की। ठीक है, तो आजकल के दौर के अगर मॉडर्न हिसाब से देखा जाए तो कंप्यूटर में जो टास्क किए जाते हैं, यानी कि 80% टास्क वो हमारे पास नॉन मैथमेटिकल होते हैं। नॉन मैथमेटिकल का मतलब ये कि उसमें कोई कैलकुलेशन शामिल नहीं होती, बल्कि कैसे कि हमारे पास जैसे कि जो है वो आजकल यूट्यूब है, ठीक है, वो भी कंप्यूटर का हिस्सा है। उसके अलावा हमारे पास जो वेबसाइट्स हैं वो भी कंप्यूटर का हिस्सा हैं, गेम्स हैं वो भी हमारे पास कंप्यूटर का हिस्सा है। तो ये तमाम गेम्स, यूट्यूब, उसके अलावा वर्ड, एक्सेल, ये तमाम जो हमारे पास बनी चीजें, ये हमारे पास क्या है? नॉन मैथमेटिकल है। लेकिन फिर भी उसके लिए क्या यूज होता है? कंप्यूटर यूज होता है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है जरूरियात भी बढ़ती चली जाती हैं। तो फिर कंप्यूटर को उस हिसाब से कैलकुलेशन से हटाकर, ठीक है, यानी 80% उनका काम क्या कर दिया गया? नॉन मैथमेटिकल कर दिया गया। आजकल बैंकिंग के सिस्टम में कंप्यूटर है, हॉस्पिटल्स के सिस्टम में कंप्यूटर है। अब जैसे हम क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास, वो भी हमारे पास सबसे पहली एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर की मदद से ली जा रही है। तो यानी हमारे पास कंप्यूटर का जो है वो अब चूंकि उसका पर्पस काफी हद तक चेंज हो गया, सिर्फ मैथमेटिकल तक नहीं रहा, तो इसी वजह से एक बेटर डेफिनेशन की जरूरत पड़ी। और वो बेटर डेफिनेशन ये बनी कि अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट रिसीव डेटा, प्रोसेसेस इट बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोवाइड डिजायर आउटपुट। यानी अब कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो कि हमारे डेटा को रिसीव करती है और उसको प्रोसेस करती है, और उसके मुताबिक उसको जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो उसके मुताबिक फिर हमें क्या करती है? उसका आउटपुट देती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिसीव डेटा का मतलब क्या होता है। तो अब देखें कि हमारे पास जो भी कंप्यूटर को दिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम टाइप करते हैं अपने कीबोर्ड से
कि मैं टाइप कर रही हूँ कि माय नेम इज अरीबा, ठीक है। तो ये जो मैंने कीबोर्ड पर लिखा, तो ये कंप्यूटर के लिए क्या हो जाएगा, एक जो है वो डेटा का काम करेगा। आप कंप्यूटर को जो भी इनपुट दो, चाहे वो आप जो है वो टाइपिंग के थ्रू दो या आप वॉइस के थ्रू दो, आप उसको एक इनपुट दे रहे हो, तो वो कंप्यूटर के लिए हमारे पास एक डेटा का काम करता है। उसके बाद अब फॉर एग्जाम्पल कि या तो मैंने जो है वो डेटा कोई मैथमेटिकल टास्क दे दिया, जैसे कि मैंने लिखा कि 5+2, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत आसान एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अब यहाँ पर कंप्यूटर के लिए ये डेटा है। अब कंप्यूटर क्या करेगा, इस इनपुट को प्रोसेस करेगा, यानी उसे समझेगा कि आखिर यूजर ने मुझे क्या करने को कहा है। तो उसके बाद जब उसने प्रोसेस किया तो उसने देखा कि यूजर ने यहाँ पर प्लस का यूज किया है, यानी यूजर चाह रहा है कि मैं इस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूं। तो फिर कंप्यूटर यहाँ पर इसको क्या करके देगा, हमें ऐड करके दे देगा, यानी उसको प्रोसेस करेगा। उसके बाद वो हमें फाइनल जो है वो आउटपुट दिखाएगा, जो कि हमारे पास स्क्रीन पर शो हो जाएगा, जो होगा 7। तो इस तरीके से कंप्यूटर जो है वो तमाम इंस्ट्रक्शन को, तमाम जो हम उसको इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करता है, और उसके बाद ही जो डिजायर आउटपुट है वो हमें स्क्रीन पर शो हो रहा होता है। तो यहाँ तक इनिशियल पर्पस, मॉडर्न यूसेज एंड उसकी बेटर डेफिनेशन समझ में आई तो आपको। कंप्यूटर सिस्टम। अब सिस्टम का पहले तो हम वर्ड समझते हैं कि इसे हम कहते क्या हैं। अब जैसे कि हमारे पास जो कार होती है, ठीक है, अगर कार सिर्फ स्टीयरिंग हो, ठीक है, स्टीयरिंग व्हील हो, तो क्या हमारे पास कार चलेगी? नहीं चल सकती। अगर सिर्फ कार में इंजन हो, तब भी कार नहीं चल सकती। अगर सिर्फ टायर हो, तब भी कार नहीं चल सकती। यानी कार तब ही चलती है जब उसमें हमारे पास इंजन हो, स्टीयरिंग हो, टायर्स हो, ब्रेक हो, गियर हो, फ्यूल टैंक हो। यानी ये तमाम जो है वो हमारे पास, जब सारे जो है वो हमारे पास एक साथ काम करते हैं मिलकर, तभी जाकर हमारे पास कार जो है वो चलती है। तमाम अलग अलग पार्ट्स अगर हो गए, यानी सिर्फ अगर इंजन मौजूद है या सिर्फ हमारे पास टायर मौजूद है, तो कार का चलना इम्पॉसिबल होता है। सब मिलकर आपस में काम करते हैं और एक ही गोल के लिए काम करते हैं। गोल क्या होता है कि कार को उन्हें चलाना है। तो अब इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर सिस्टम की डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ ग्रुप ऑफ इंटीग्रेटेड पार्ट्स वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। यानी कि हमारे पास जब ग्रुप ऑफ पार्ट्स एक साथ काम करते हैं, ग्रुप ऑफ इंटीग्रेटेड पार्ट्स जब एक साथ काम करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें जो है वो एक सिस्टम उसे हम कह रहे होते हैं। अब इसमें हमारे पास जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल समझें, जैसे अभी मैंने कार का बताया, कार में भी एक, कार का क्या होता है कि आपको कार चलानी है, वो आपका एक कॉमन गोल है। तो उसके लिए आपको डिफरेंट पार्ट्स की जरूरत पड़ रही होती है, इंजन की, फ्यूल की, स्टीयरिंग की। तो इसी तरीके से जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को भी एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है कि हमारी बॉडी में भी हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है। तो इसी तरीके से कि हमारे पास इंटीग्रेटेड पार्ट्स का होना चाहिए, ठीक है, यानी तमाम पार्ट्स क्या होने चाहिए, पार्ट्स मौजूद भी हों और आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड भी हो। तो हार्ट जो है ना वो हमारी बॉडी में अकेला काम नहीं करता, उसको लंग्स की भी जरूरत पड़ती है, वरना उसके अलावा बॉडी सरवाइव नहीं करेगी। सब सारा सिस्टम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड पार्ट। अब जब सब पार्ट अपना अपना काम कर रहे होते हैं, तो वो आपस में मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास उसको हम कहते हैं सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या है कि बुक में जो है वो कुछ करेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं कि हमारे पास सबसे पहली बात कि सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो वो हमेशा मल्टीपल एलिमेंट्स का बना हुआ होता है। यानी सिस्टम में हमेशा एक से ज्यादा पार्ट्स मौजूद होते हैं। अगर सिर्फ एक ही पार्ट कहीं पर मौजूद हो तो हम उसे सिस्टम नहीं कहते। जैसे कि कंप्यूटर में हमारे पास मॉनिटर भी मौजूद है, कीबोर्ड भी मौजूद है, माउस भी मौजूद है, सीपीयू भी है, प्रिंटर भी है, यानी बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये हमारे पास कलेक्टिवली क्या करते हैं, एक सिस्टम को बना रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट सिस्टम का ये है कि एलिमेंट्स हमारे पास लॉजिकली एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, यानी हर पार्ट दूसरे पार्ट से कोई ना कोई कनेक्शन होता है। जैसे कि अगर कीबोर्ड डेटा भेज रहा है, तो सीपीयू क्या करेगा, उस डेटा को प्रोसेस करेगा,
फिर मॉनिटर क्या करेगा, उस डेटा को आउटपुट के तौर पर स्क्रीन पर दिखाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है, आपस में कनेक्टेड है। अगर कीबोर्ड ही कनेक्टेड ना हो तो फिर डेटा कभी भी हमारे पास सीपीयू तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यानी सब आपस में लॉजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन के तौर पर काम करते हैं, ताकि उनका जो ऑब्जेक्टिव है यानी जो असली जो चीज काम परफॉर्म करनी है वो हो पाए। तो यहाँ हमारे पास तमाम जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट वे में चल रहे होते हैं। अब देखें कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कि सब अपना अपना काम जो है वो मिलकर करें। जैसे कि रेस्टोरेंट की अगर हम देखते हैं, तो रेस्टोरेंट में क्या होता है कि वेटर होता है। वेटर हमारे पास आकर ऑर्डर लेता है। फिर शेफ क्या करता है, जो ऑर्डर लेकर गया शेफ उसके मुताबिक खाना बनाता है। और कैशियर जो है वो वहां पर कैश काउंटर में पेमेंट ले रहा होता है। तो ये तमाम काम हमारे पास रेस्टोरेंट में इस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट वे में चल रहे होते हैं। अगर हमारे पास शेफ काम ही नहीं करेगा तो वेटर कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए सबको अपने अपने हिस्से का काम करना पड़ता है, और सब मिलकर एक साथ काम कर रहे होते हैं, ताकि उनका जो गोल है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो परफॉर्म हो सके। तो यानी अब हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कि सिस्टम हमारे पास वो ग्रुप होता है इंटीग्रेटेड पार्ट का, जो कि एक ही कॉमन गोल के लिए काम कर रहा होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स मिलकर एक ही गोल को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन वे में काम कर रहे होते हैं, कि जिसमें हमारे पास मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मेमोरी, प्रिंटर एक ही गोल को अचीव करते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ पर मैंने बता दिया कि हमारे पास ये कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, कुछ स्टोरेज के लिए होता है, एंड हमारे पास सीपीयू होता है। तो यहाँ पर ये तमाम बातें मैंने लिखी हुई हैं, और अभी मैं कंप्यूटर सिस्टम ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो बस यहाँ पर उनके हमने जो है वो इंडिविजुअल पार्ट्स को यहाँ पर लिख दिया। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम के एग्जाम्पल्स में। अभी जो है वो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, ऐसे पार्ट्स हैं जो कि मिलकर डेटा पर काम करते हैं, वो डेटा को प्रोसेस करते हैं, और यूजर जो उनको काम देता है उसको वो पूरा करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास सिर्फ डेस्कटॉप तो नहीं हो सकता, यानी कि एक ही कंप्यूटर सिस्टम तो नहीं हो सकता, बहुत सारे कई किस्म के कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास हमारे आसपास मौजूद होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो कि ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि आमतौर पर स्कूल्स में, ऑफिस में, कंप्यूटर लैब्स में, या फिर अगर आपके घर में भी जो एक कंप्यूटर है तो वो जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाया जाता है। उसमें हमारे पास वही अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और सब आपस में एक वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो इसे जो है वो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कह रहे होते हैं। अब असली बात ये है कि आखिर इसका नाम डेस्कटॉप क्यों है। क्योंकि ये हमारे पास डेस्क में रखा हुआ होता है, ठीक है, उस पर रखकर यूज किया जा रहा होता है, और उसको आप बार बार उठाकर अपने साथ बाहर नहीं लेकर जा सकते। तो इसी वजह से ये हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है, और इसकी सबसे ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेशनरी है, यानी एक ही जगह पर ये मौजूद होता है। आप बार बार उसको ट्रेवलिंग में या कहीं पर भी लेकर नहीं जाया जा सकता। एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसको सिर्फ वन पर्सन यानी एक ही पर्सन यूज कर सकता है। अब अगर हम बात करते हैं लैपटॉप कंप्यूटर्स की, तो लैपटॉप कंप्यूटर्स कैसे होते हैं, जो कि हमारे पास पोर्टेबल होते हैं। यानी इसमें भी हमारे पास सीपीयू है, मॉनिटर है, हमारे पास जो स्क्रीन है, ठीक है, कीबोर्ड है, इसमें भी इसके अंदर भी मेमोरी होगी, सब कुछ वैसे ही होता है। लेकिन इसकी बॉडी क्या होती है, कि हमारे पास इसकी खास बात ये होती है कि ये पोर्टेबल होता है। और ज्यादातर कॉमनली स्टूडेंट लैपटॉप को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसे इजीली जो है वो लेकर जाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि ये एक ही जगह पर स्टेशन जो है वो होकर पड़ा हुआ हो, आप उसको आराम से कहीं पर भी ट्रैवलिंग के दौरान लेकर जा सकते हो। और इसके अलावा लैपटॉप कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर में ये फर्क है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारे पास डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा होता है, लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर में बैटरी होती है, जो कि जो है वो लाइट जाने के बाद भी आपको ये सहूलत मिलती है कि आप लैपटॉप को यूज कर सकते हो। अब आ जाते हैं मोबाइल डिवाइसेस पे। अब अक्सर लोग समझते हैं कि मोबाइल डिवाइस हमारे पास कंप्यूटर नहीं होता, तो ये समझते हैं कि कंप्यूटर वो है जिसके पास हमारे पास मॉनिटर है,
और जिसके पास हमारे पास एक अलग सीपीयू हो, कीबोर्ड हो, वो हमारे पास कंप्यूटर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मोबाइल भी हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम की एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आप एप्स चला सकते हो, इसमें भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आप इंटरनेट चला सकते हो, आप जो है वो वेबसाइट्स चला सकते हो। तो जहां पर भी ये तमाम काम हो, ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल होती है? कंप्यूटर सिस्टम की ही एग्जांपल होती है। अब ये डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस तो आसान सी एग्जांपल थी एंड काफी मर्तबा आप इनको पढ़ भी चुके होंगे। बट अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर क्लस्टर की, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या है कि हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स जब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो वो बन जाता है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे कि स्कूल्स में या कॉलेजेस के जो लैब्स होते हैं, उनमें जो कंप्यूटर होते हैं वो ज्यादातर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब कंप्यूटर कनेक्टेड का फायदा ये होता है कि एक फाइल आराम से दूसरे कंप्यूटर में जो है वो क्या कही जाती है, सेंड की जा सकती है। ठीक है, इस तरीके का हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में काम किया जा रहा होता है, यानी डेटा जो है वो शेयर किया जा सकता है। और एक ही जो है वो तमाम लोगों के पास एक, जैसे एक प्रिंटर है, वो सारे कंप्यूटर नेटवर्क से आपस में कनेक्टेड होता है। तो कहीं पर भी वो एक प्रिंटर को भी तमाम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब बात आती है कंप्यूटर क्लस्टर की। ठीक है, अब कंप्यूटर क्लस्टर में क्या होता है, यहाँ पर तमाम कंप्यूटर्स आपस में एक साथ काम कर रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए, यानी जब काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए, जब काम एक कंप्यूटर से नहीं हो पाए, तो हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर क्लस्टर को। अब अक्सर सवाल ये उठता है कि अभी तो हमने यहाँ पर डिस्कशन ये की कि जो कैलकुलेशन इंसान को इतना टाइम लेता है, इंसान उस कैलकुलेशन को करने में, वो कंप्यूटर बहुत ज्यादा मिनटों में करके दे देता है। तो फिर आखिर ऐसे कौन से टास्क हैं जिन पर कंप्यूटर को भी एक से ज्यादा कंप्यूटर की नीड पड़ती है? तो वो हमारे पास होते हैं वेदर प्रिडिक्शन जैसे टास्क, स्पेस में जो रिसर्च होती है उसके लिए, एआई को ट्रेन करने के लिए, और दूसरी भी जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, तो वहां पर एक कंप्यूटर तमाम कामों को नहीं कर सकता, क्योंकि काम जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक कंप्यूटर अभी एक ही काम को पूरा प्रोसेस कर रहा होता है, उसकी डेटा को कैलकुलेट कर रहा होता है, तो इतने में हमारे पास दूसरे कंप्यूटर की भी जरूरत पड़ जाती है। तो इसीलिए हमारे पास जो रिसर्च लैब्स होते हैं वहां पर कंप्यूटर क्लस्टर्स को यूज किया जाता है, और वहां तमाम कंप्यूटर अपने अपने हिस्से का टास्क करते हैं, और एंड में तमाम के जो टास्क होते हैं उनको कंबाइन करके एक रिजल्ट के तौर पर पेश कर दिया जाता है। तो जब भी वेदर प्रिडिक्शन जैसी बात आएगी, तो वहां पर हमेशा कंप्यूटर क्लस्टर्स को यूज किया जा रहा होता है। इज इट क्लियर? यानी कंप्यूटर क्लस्टर्स कंप्यूटर्स ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर्स। ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर्स जब एक ही टास्क पर काम करने लग जाए ना, तो उसे हम कहते हैं कंप्यूटर क्लस्टर। अब आया समझ? फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देते हैं कि अगर टीचर क्या करे, टीचर एक ही स्टूडेंट को 100 पेजेस लिखने को दे दे, तो वो लिख तो लेगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। ठीक है, हो सकता है उसको 10 घंटे लग जाए एक स्टूडेंट को 100 पेजेस लिखने में। लेकिन जब वही टीचर वो 100 पेजेस 10 स्टूडेंट में डिवाइड कर दे, तो तमाम स्टूडेंट आराम से 10 पेजेस लिख कर दे सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक कंप्यूटर वो टास्क कर सकता है, लेकिन टास्क इतना ज्यादा हैवी होता है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि वो इतना इजीली नहीं कर सकता। तो इसीलिए रिसर्च लैब्स वगैरह में कंप्यूटर, इतने सारे कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है, और वो तमाम अपने अपने हिस्से का टास्क कर रहे होते हैं, एंड इन दी एंड फाइनल रिजल्ट जो है वो कंबाइन करके बना दिया जाता है। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन? कंप्यूटर सिस्टम यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं? वैसे तो कंप्यूटर में बहुत सारी जो है वो चीजें यूज हो रही होती हैं, वायर्स यूज हो रही होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें यूज हो रही होती हैं। लेकिन हमारे पास जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो हमारे पास इनपुट हार्डवेयर है, प्रोसेसिंग एंड मेमोरी हार्डवेयर है, आउटपुट हार्डवेयर है, स्टोरेज हार्डवेयर है, और सॉफ्टवेयर। अब जैसे कि एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट। आप रेस्टोरेंट जाते हो, वहां पर अगर फॉर सपोज कि सिर्फ वेटर हो, ठीक है, तो उससे क्या रेस्टोरेंट चल जाएगा?
नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट में हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। खाना पकाना होता है तो उसके लिए शेफ होता है, ऑर्डर लेना होता है तो उसके लिए वेटर होता है, और किचन है होता है जहां पर वो काम हो रहा होता है, कैश काउंटर होता है, यानी अलग अलग वहां पर सारे बने हुए होते हैं, ठीक है। और तमाम मिलकर आपस में एक साथ काम कर रहे होते हैं। तब जाकर हमारे पास उस कस्टमर को खाना मिलता है, उसका खाना खाना है उसको, ठीक है, वो काम टास्क कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या किया जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहला काम होता है इनपुट हार्डवेयर का, जो कि क्या करता है, इनपुट हार्डवेयर का काम ये होता है कि हम ये जान पाए, कंप्यूटर ये जान पाए कि यूजर क्या चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए इनपुट हार्डवेयर वो डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को डेटा दे रहे होते हैं या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, जिसमें आपके पास कीबोर्ड आ सकता है, आपके पास माउस आ सकता है, माइक्रोफोन आ सकता है, स्कैनर आ सकते हैं, ठीक है। ये तमाम हमारे पास क्या होते हैं, इनपुट हार्डवेयर होते हैं। ऐसा इनपुट हार्डवेयर क्या होता है, ऐसा कंपोनेंट जिससे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जा सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोसेसिंग एंड मेमोरी हार्डवेयर। अब तो आपने कंप्यूटर को इनपुट दे दिया, ठीक है। अब कंप्यूटर के पास उसका डेटा आ गया, अब कंप्यूटर उसको सोचेगा, उस पर काम करेगा। तो ये हमारे पास इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू करता है। एक मिनट, अजान हो जाए, कंटिन्यू करते हैं। डेटा मिल गया, अब कंप्यूटर को सोचना है, उस पर डिसीजन लेना है, उस पर काम करना है, ठीक है। तो वो प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग हमारे पास कौन करता है, सीपीयू, ठीक है, बिकॉज हमें मालूम है कि सीपीयू ही हमारे पास कंप्यूटर का ब्रेन होता है। अब यहाँ पर आ जाती है बात मेमोरी हार्डवेयर, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि जब इनपुट दिया जाता है ना, अक्सर ये समझते हैं, एक मिनट बताती हूँ, कि जब इनपुट दिया जा रहा है आई से इनपुट, ठीक है, तो डायरेक्ट इनपुट चला जाएगा सीपीयू के पास, और सीपीयू डायरेक्ट उसको प्रोसेस कर देगा, और उसके बाद हमें आउटपुट निकाल के दे देगा। अक्सर सिर्फ यही समझते हैं, लेकिन बिहाइंड द लॉजिक हमारे पास बहुत कुछ हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है कि सबसे पहले हमारे पास इनपुट देने के बाद जब कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा होता है ना, तो हमारे पास ये होता है कि जैसे कि फॉर सपोज कि आपने वर्ड खोला, जो एमएस वर्ड होता है, तो वो आपने खोल दिया, अब आपको वर्ड में कुछ टाइप करना है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है कुछ, तो आपने वर्ड खोल दिया। अब वर्ड की जो फाइल होती है ना, वो हमारे पास हार्ड डिस्क में पड़ी हुई होती है, ठीक है। अब हार्ड डिस्क जो है वो हमारे पास थोड़ी सी स्लो होती है। तो ये होता है कि अब आपको उस पर काम करना है, तो जब तक सीपीयू जो है वो बार बार हार्ड डिस्क से जाकर तो नहीं देखेगा कि आपने इनपुट क्या दिया है, तो उस पर वो प्रोसेस करे, तो इससे क्या हो सकता है, टाइम लग सकता है। इसीलिए हमारे पास आ जाता है रैम। रैम होती है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि हमारे पास सबसे पहले जो आपका वर्ड है, ठीक है, जो एमएस वर्ड की जो मैं बात कर रही हूँ, वो जो हमारे पास हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ था ना, अब वो हार्ड डिस्क में उठकर रैम में आ जाता है। अब रैम जो है ना वो सीपीयू के बहुत करीब होती है, तो इसीलिए सीपीयू जो है वो फौरन से रैम जो क्या डेटा एक्सेस करके उसको प्रोसेस करना स्टार्ट हो जाता है, और रैम का काम हमारे पास बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा होता है, ठीक है। ऐसे समझ लें, जैसे कि अगर हम बात करते हैं रेस्टोरेंट की, मैं काफी एग्जांपल दे रही हूँ ताकि उससे आप रिलेट कर पाए कि रेस्टोरेंट में जब हमारे पास किचन में जब शेफ खाना पका रहा होता है ना, तो वहां पर जो है वो खाना बनाने के लिए प्याज वगैरह की, आलू वगैरह की, और डिफरेंट ऑयल वगैरह, इन तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है। तो अब हमारे पास रेस्टोरेंट में एक रूम भी होता है, स्टोर रूम, ठीक है, या जहाँ पर हमारे पास तमाम सारा माल रखा हुआ होता है, बहुत ज्यादा आ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो अब शेफ बार बार उस रूम की तरफ जाकर, ठीक है, स्टोर रूम या जो भी है जहां पर पूरा रखा हुआ है, वहां से बार बार एक एक आइटम उठाकर किचन में तो नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और ऑर्डर भी वक्त पर प्रिपेयर नहीं होगा। तो इसीलिए शेफ क्या करता है, तमाम आइटम को पहले से ही किचन में रख लेता है, ताकि वो आराम से किचन में ही मौजूद है और उसका काम आसान हो जाए। तो यही काम हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में हो रहा होता है।
कि हमारे पास जितना भी काम होता है ना वो हार्ड डिस्क में होता है, और हार्ड डिस्क बहुत ज्यादा स्लो होती है। अगर सीपीयू बार बार हार्ड डिस्क की तरफ डेटा लेने के लिए जाएगा तो बहुत देर लग जाएगी। इसीलिए हमारे पास क्या होता है कि हार्ड डिस्क से उठकर जो आप अभी काम कर रहे होते हो ना प्रेजेंट सिचुएशन में, तो वो काम रैम के पास उठकर आ जाता है, और सीपीयू आराम से रैम उसके करीब होती है, उससे प्रोसेस कर सकता है, और आपको बहुत ज्यादा जल्दी जो है वो फास्टली रिस्पॉन्स भी मिल सकता है। ठीक है। बट यहाँ पर एक नुकसान ये होता है कि अगर आपने जो आप अभी काम कर रहे थे वो आपने सेव नहीं किया, तो वो आपका काम फिर जो है वो, अगर लाइट चली गई तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर नेट चला गया तो आपका काम सेव नहीं होगा आपके कंप्यूटर में। तो इसके लिए आप जब भी काम करें आपको सेव कर लें, ताकि वो काम आपके पास जाकर हार्ड डिस्क में सेव हो जाए। तो ये हमारे पास पूरा जो है वो बिहाइंड द कंप्यूटर सिस्टम सारा काम चल रहा होता है। ठीक है। उसके बाद अब आ जाता है हमारे पास आउटपुट हार्डवेयर। आउटपुट हार्डवेयर का काम क्या होता है कि जो भी आंसर तैयार हो गया या जो काम आपने कर लिया है, ठीक है, अब उसको यूजर को दिखाया भी जाए, तो उसके लिए हमारे पास आउटपुट हार्डवेयर का यूज होता है। यानी कि आउटपुट हार्डवेयर हमारे पास ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि यूजर तक रिजल्ट पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास मॉनिटर है, हमारे पास प्रिंटर है, स्पीकर्स हैं। ठीक है, ये तमाम क्या करते हैं, यूजर को उनका रिजल्ट सुनाई देता है, दिखाई देता है। तो इस तरीके का काम हमारे पास आउटपुट हार्डवेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास स्टोरेज हार्डवेयर। ठीक है। अब स्टोरेज हार्डवेयर यानी कि अब आपने जो काम किया है या अपनी जो असाइनमेंट बनाई है, अगर आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, सेव ही नहीं किया, तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए स्टोरेज हार्डवेयर की बहुत जरूरत पड़ती है, जो कि डेटा को परमानेंटली सेव करने का काम करता है। जिसमें हमारे पास अभी मैंने बताया हार्ड डिस्क है, उसके अलावा एसएसडी होती है, डीवीडी होती है, और आजकल यूएसबी वगैरह का भी यूज किया जाता है। तो वो तमाम हमारे पास स्टोरेज हार्डवेयर में आ जाता है। स्टोरेज का मतलब ही क्या, कि वहां पर कोई ना कोई काम को स्टोर किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर ना हमारे पास क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारे पास, अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर हो ही ना, तो सीपीयू है, कीबोर्ड है, मॉनिटर भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं होगा, यानी कंप्यूटर कोई वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को चलने के लिए सॉफ्टवेयर की बहुत नीड पड़ती है। क्योंकि जो आप हार्डवेयर के तरीके से यूज कर रहे होते हो ना, ये तमाम इनपुट हार्डवेयर को और आउटपुट हार्डवेयर को यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर हमारे पास वो होता है जो कि आपके हार्डवेयर को आपस में क्या करवाता है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करवाने का काम करता है। जिसमें हमारे पास जिसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। यानी हमारे पास जो विंडो है, लिनक्स है, ये तमाम हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड विंडो पर ही हमारे पास तमाम काम परफॉर्म किए जा सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो आप कभी भी कोई काम परफॉर्म ही नहीं कर सकते। अब ये है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर में भी ना दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो हमारे पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एक हमारे पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक आपके पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये कंप्यूटर को चलाने का काम करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करना, रैम को कंट्रोल करना, सीपीयू को मैनेज करना, कीबोर्ड माउस प्रिंटर को आपस में चलाना। ठीक है। ये काम हमारे पास कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहे होते हैं। जबकि हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? आपकी एप्स को चलाने का काम करता है, कि जिसमें हमारे पास वर्ड आ गया, और आपकी जितने भी आपके जो है वो कंप्यूटर में एप्स मौजूद हैं, वो किस तरीके से चलनी चाहिए, उनको मैनेज करने का काम हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। ठीक है। दोनों का काम चलाना ही है, लेकिन मेनली पहले सिस्टम चलेगा, ठीक है, उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन जो है वो चलेगी। तो सॉफ्टवेयर के बिना हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम अधूरा होता है।